नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको कक्षा 9 अर्थशास्त्र पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग का शेष भाग अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो बच्चों, देखते हैं संसाधन के रूप में लोग, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो देखते हैं संसाधन के रूप में लोग। तो पिछले वीडियो में मैंने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिक्र किया था, लेकिन उसका पार्ट 2 यानी कह सकते हैं कुछ शेष भाग अब यहाँ अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से समझिए और अंत में, वीडियो के अंत में कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखते हैं यहाँ पर संसाधन के रूप में लोग का शेष भाग है। इसमें जन्म दर से क्या अभिप्राय है, या आप कह सकते हैं जन्म दर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जन्म दर क्या होता है कि किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाली बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यानी कह सकते हैं एक निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र, चाहे वो क्षेत्र देश हो या कोई क्षेत्र हो, शहर हो, गांव हो, यानी एक निश्चित से या सीमित क्षेत्र जिसका आकार सीमित हो और उसमें निवास करने वाली प्रति 1000 जनसंख्या के बीच में एक वर्ष में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, उसी संख्या को, यानी जितने बच्चे जन्म लेते हैं प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे या प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या के बीच में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, उस जन्म लेने वाली बच्चों की संख्या को ही हम जन्म दर कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर आप ले लेते हैं, जैसे एक ये हमने वर्ग किलोमीटर ले लिया, ये भी 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 किलोमीटर हो गया। तो इस वर्ग किलोमीटर में यदि 1000 जनसंख्या निवास करती है तो इसमें जो एक वर्ष जो होता है हमारा, एक वर्ष में कितनी जनसंख्या जन्म लेती है। जैसे इसमें हम मान लेते हैं कि 50 बच्चों ने जन्म लिया एक वर्ष में 1000 के बीच में, तो ये 50 बच्चे जो इस वर्ष में, एक वर्ष के अंतर्गत 1 वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या जो हमारी थी, उसमें ये जन्म लेने वाले 50 बच्चे ही जनसंख्या, यानी बच्चों की संख्या को ही हम जन्म दर कहते हैं। तो ये हमारी 50 जो संख्या आती है वो हमारी जन्म दर हो जाती है। और शेष इसका जो अपोजिट होता है वो होता है मृत्यु दर। यानी इसमें इसका जस्ट उल्टा हम कर देते हैं कि किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या पर एक वर्ष में जितने लोगों की मृत्यु होती है वह मृत्यु दर कहलाती है। इसका उल्टा कर देते हैं। जैसे 1 किलोमीटर यहाँ पर मैंने अभी बता दिया आपको कि ये 1 किलोमीटर का हम 1 वर्ग किलोमीटर का दायरा ले लेते हैं। तो ये यदि हमारा इसमें 1000 व्यक्ति निवास करते हैं, ये 1 किलोमीटर का दायरा है, तो इसमें 1000 किलोमीटर यानी ये 1 वर्ग किलोमीटर हो जाता है हमारा। इसमें यदि 1000 जनसंख्या निवास करती है तो एक वर्ष में, यानी एक जो वर्ष हमारा होता है, इसमें कितने लोग मरते हैं। यदि इसमें लगभग 40 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो ये मरने वाली संख्या ही यहाँ की हमारी मृत्यु दर कहलाती है। मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक का क्या अभिप्राय है, यानी प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं। देखिए मैंने अपने पिछले वीडियो में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में बताया है। एक बार इसमें पुनः जिक्र किए दे रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक का क्या अभिप्राय है, या प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। तो इसमें देखिए आर्थिक क्रियाओं का वह क्षेत्रक जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। यानी आर्थिक क्रियाओं का वह, जिससे धन कमाने का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वही प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, जैसे प्रकृति से प्राप्त होने वाले खनिजों का प्रयोग करके उनका उत्पादन किया जाता है, वही हमारा प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। जैसे कह सकते हैं कृषि, मत्स्य पालन, खनन के जरिए मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में कि जैसे कच्चा तेल निकालते हैं, तेल को संशोधित करके उनके विभिन्न रूपों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है वस्तुओं का उत्पादन। यानी संशोधित करके प्राकृतिक, ये प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं होती हैं, इनको संशोधित करके नए रूप में तैयार कर देते हैं, यही हमारा प्राथमिक क्षेत्र
यानी जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं वही हमारी सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें बताते हैं, देखिए हम तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यह क्षेत्र किसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, यानी यह जो क्षेत्र होता है यह किसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यानी जो बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लोग होते हैं उनको अपनी सेवाएं प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि यह नौकरी से संबंधित होता है, यानी सरकारी कार्यों से संबंधित होता है। तो इसलिए हम इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी इस क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह सरकारी रोजगार से संबंधित होता है। अब देखते हैं बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। एक बार पुनः बता दे रहे हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आगे देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य था कि वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु और वर्ग मतलब जाति के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान कराई जाए। तो ये इस कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान समझ में आ रहा होगा कि यानी इस सर्व शिक्षा अभियान का तात्पर्य था कि 6 से 14 वर्ष के आयु तथा वर्ग के बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान कराई जाए। ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसका निर्धारण किया गया था। अब देखिए बच्चों, आगे बेरोजगारी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन इसमें अंतर हम आपको पहुंचा रहे हैं। अंतर क्या होता है? प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर। तो देखिए यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः कृषि में पाई जाती है, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है वह ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः ज़्यादातर अधिकतर आप कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, क्योंकि जहाँ 2 मजदूरों का कार्य होता है वहाँ लोग 4-5 मजदूर लगा देते हैं, तो उसमें से 3 जो मजदूर होते हैं मैंने बताया था वो प्रच्छन्न बेरोजगार होते हैं। तो ये बेरोजगार यानी ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः कृषि में पाई जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति काम में लगा हुआ तो प्रतीत होता है, यानी काम तो करता रहता है, किंतु वहाँ उसकी कोई आवश्यकता ना के बराबर होती है। यानी बताया कि जहाँ 2 व्यक्तियों का कार्य होता है किंतु वहाँ 5 मजदूर कार्य करते हैं, तो वहाँ 3 जो शेष मजदूर होते हैं उनकी आवश्यकता वहाँ ना के बराबर होती है, इसलिए वो 3 मजदूर हमारे प्रच्छन्न मजदूर हो जाते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगार हो जाते हैं, किंतु वहाँ उसकी आवश्यकता ना के बराबर होती है। इसके विपरीत मौसमी बेरोजगारी उसे कहते हैं जब व्यक्ति को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता, यानी कृषि के क्षेत्र में ये भी आता है, संपूर्ण वर्ष में व्यक्ति को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ महीनों में, वर्ष के कुछ महीनों में उसे कार्य मिल जाता है। तो ऐसे रोजगार को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, यानी कुछ महीने के लिए काम मिल पाता है, जैसे फसल में कार्य करने वाले, फसल की कटाई में कार्य करने वाले मजदूर, तो सब वर्ष के कुछ ही महीने वो कार्य करते हैं, शेष वर्ष बेरोजगार बैठे रहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आर्थिक क्रिया की परिभाषा, यानी आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन इसमें सरलतापूर्वक फिर बता दे रहे हैं आपको कि वे सभी क्रियाएं जिनसे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि धन कमाने के लिए की गई क्रियाएं या धन कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यह परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं कि धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य आर्थिक क्रिया कहलाता है। तो वे सभी क्रियाएं जिनसे अर्थव्यवस्था में धन की व्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह होता है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बाजार क्रिया, दूसरी होती है गैर बाजार क्रिया। तो बाजार क्रिया क्या होती है? देखिए, बाजार क्रियाएं जो होती हैं वो धन या लाभ कमाने हेतु की जाती हैं, या धन या लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। ये आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं, ये 2 प्रकार की होती है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। तो बाजार क्रियाएं ये धन कमाने या लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। इसमें सरकारी सेवा तथा सेवाओं का उत्पादन भी सम्मिलित होता है। फिर गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं? यानी गैर बाजार क्रियाएं यानी जो स्व उपभोग के लिए किया जाने वाला उत्पादन, इसमें कृषि क्षेत्र संबंधित होता है कि जिसमें
स्व उपभोग के लिए यानी अपने उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, जैसे कृषि कार्य में फसल पैदा करना, तो ये हमारी गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें कार्य के बदले पारिश्रमिक भुगतान नहीं मिलता है। इसमें व्यक्ति किसान कार्य तो करता है खेतों में, किंतु उसके बदले उसके श्रम का भुगतान उसे नहीं मिलता, यानी मजदूरी उसे नहीं मिलती है, क्योंकि वह अपने उपयोग के लिए ही, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए फसल का उत्पादन करता है। तो ये हमारी गैर बाजार क्रियाएं हो जाती हैं। इसमें धन का लाभ उसे नहीं होता है, अपने परिवार का पालन पोषण ही वो कर सकता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः बता देना है, यदि वीडियो समझ में आ रहा था हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए और अंत में कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, जरूर से जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आगे देखिए, भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कारक। तो भारत में बेरोजगारी के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, यानी आप कह सकते हैं भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण क्या हैं। तो निम्न इसमें कुछ ही कारणों का मैंने जिक्र किया है जो महत्वपूर्ण है। ये कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक जनसंख्या में तेजी से वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है भारत में, और उसके अनुपात में संसाधनों की हमारे यहाँ कमी है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। फिर दूसरा है उद्योगों का विकास कम, यानी जो हमारे लघु और कुटीर उद्योग हैं इनका विकास कम हो रहा है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। फिर कृषि पर अधिक निर्भरता। अब कृषि पर अधिक निर्भरता क्यों? क्योंकि हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वो कृषि पर ही डिपेंड करता है, नहीं जितने कह सकते हैं आपके लगभग 70 से 75% व्यक्ति जो होते हैं वो कृषि पर ही निर्भर होते हैं। तो वो कृषि पर अधिक निर्भर होते हैं, जिसके कारण वे यानी स्व उत्पादन करते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कृषि करते हैं, जिससे उन्हें लाभ नहीं मिलता है और कार्य के बदले उन्हें कोई पारिश्रमिक भुगतान भी नहीं मिलता है। इसलिए वे केवल अपने उत्पादन के लिए फसल को पैदा करते हैं और उसे बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं। शेष उनके लिए बढ़ोतरी यानी उनकी आर्थिक बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इससे भारत में भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। फिर बेरोजगारी के परिणाम, यानी बेरोजगारी के बहुत से परिणाम देखने को मिलते हैं। बेरोजगारी के यानी जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तो उसके बहुत से परिणाम हो जाते हैं। तो वो परिणाम कौन कौन से? बेरोजगारी के परिणाम निम्न प्रकार के होते हैं। लोगों का निम्न जीवन स्तर, यानी जो लोगों का जीवन स्तर होता है बेरोजगारी के कारण क्या होता है कि लोगों का जीवन स्तर निम्न होता चला जाता है, यानी निम्न क्वालिटी के लोग होते चले जाते हैं। वो अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, उच्च जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं और सामाजिक स्तर उनका निचला होता चला जाता है, नहीं पिछड़ते हुए, पिछड़ी दृष्टि से वो देखे जाते हैं। फिर यह मानव संसाधन को व्यर्थ बना देती है, यानी जो बेरोजगारी होती है वह मानव संसाधन को भी व्यर्थ बना देती है, क्योंकि वो बेरोजगारी के कारण उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण वे संसाधनों के बारे में उचित प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप मोबाइल सेवा ले लेते हैं, तो यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति है, शिक्षित नहीं है, तो वह उस संसाधन यानी मोबाइल के बारे में कम जानता है, तो वह उसके लिए बेकार होता है। इसलिए कहा गया कि यह मानव संसाधन को व्यर्थ बना देती है। तो बच्चों यहीं पर हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है, यह चैप्टर समाप्त होता है। तो वीडियो को आपने देखा, यदि आपको पसंद आया हो तो अंत में कमेंट्स के जरिए यह ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तथा अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।